तो ईएससी में जो मेरे फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जिनसे हमें डर लगता है, मैं उसे पहले उठाऊंगा। तो मैं ईएससी में हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक कौन से रखता हूँ? डिजाइनिंग वाले। आपको घर बैठ के टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी का टेम्परामेंट डेवलप करना है कि जैसा पेपर मेरा रियल आएगा कहां पर, एक्चुअल इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वैसे ही मेरे को तैयारी अभी करनी है, ताकि 6 महीने 7 महीने बाद आपकी बॉडी पूरी एप्ट हो जाए। किसके लिए? भैया टेस्ट देने के लिए। और ये जो आपका सीक्वेंस बताया है मैंने टॉपिक्स का, टोटली डिफरेंट है गेट से। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। देन यू डोंट हैव टू फॉलो योर सीक्वेंस हियर। तो ध्यान रखना। मेन मुद्दे की बात है कि भैया व्हाई दीज 6 मंथ्स आर डिसाइसिव। ये जो आखिरी के 6 महीने क्यों डिसाइसिव है हमारे, यानी यहीं पे आपका जो कैरियर है वो डिसाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, पोस्ट कितनी अवेलेबल है, 200 से लेकर 300 के बीच में पोस्ट आती है, वेरी करती है। 80,000 के आसपास एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो एप्लीकेशन देते हैं, जो एग्जाम लिखते हैं इसके अंदर, तो कंपटीशन का रेशो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। 6 महीने आपके पास टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फ्रॉम ऑर्डिनरी इंडिविजुअल टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। जैसे ही रिजल्ट आता है आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। और प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर किया हुआ है मैंने 2 बार, तो आई नो कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है एक ही झटके में। एक रिजल्ट, एक आपके जो रिजल्ट के अंदर आपका नाम आएगा, योर लाइफ विल बी चेंज्ड। तो कहने का मतलब है रिवॉर्ड बहुत बड़ा है इसके अंदर। जो फाइनल विंडो है टू कन्वर्ट दी प्रिपरेशन इनटू सिलेक्शन, तो 6 महीने है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। और बहुत कम लोग होंगे जो आपको ये बता पाएंगे। मार्केट में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ईएससी क्वालिफाई कर रखी है और पढ़ा रहे हैं, अपना ईएससी में मस्त कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो। सिलेक्शन तो हर साल बहुत लोगों का होता है। कहने का मतलब ये है, सच्चाई ये है, मोस्ट कैंडिडेट हु क्लियर ईएससी did so in their first 6 months of the focused disciplined preparation and this is your window। कहने का मतलब ये है, मोस्टली जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्लियर करते हैं वो अपने फाइनल 6 महीनों के अंदर ही करते हैं, जो फोकस्ड होते हैं, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। और यही आपकी विंडो है, आखिरी के 6 महीने बचे हुए हैं। और यहीं पे आप अपनी क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की जर्नी को एक डायरेक्शन दे सकते हो। यहीं पे आप अपनी फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। अब सवाल है, सर कैसे करेंगे हमें प्रिपरेशन, हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखो भैया, गेट में तो क्या होता है, गेट में हम हाई वेटेज टॉपिक पहले उठाते हैं, फिर हम आते हैं उन टॉपिक्स पे जिनकी वेटेज कम होती है। ईएससी में ऐसा नहीं है। ईएससी के अंदर सारे टॉपिक्स की वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। तो ईएससी में जो मेरे फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जिनसे हमें डर लगता है, मैं उसे पहले उठाऊंगा। तो मैं ईएससी में हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक कौन से रखता हूं? डिजाइनिंग वाले, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, ये मेरे हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक बन जाते हैं। सॉम हो जाता है, ये आपके फंडामेंटल्स भी बनाते हैं और आपको नंबर भी दिलाएंगे, क्योंकि जब मेंस का पेपर होगा, प्रीलिम्स का पेपर होगा, इन सवालों को करने के अंदर मेरा टाइम कम लगना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे स्पीड नहीं पकड़ी, आप पीछे रह जाओगे। बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं आसानी से बन जाते हैं, इनमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो पहले आप इनको पकड़ोगे। दूसरा आप पकड़ोगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एफएम और हाइड्रोलिक्स। फिर तीसरे पे आप पकड़ोगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। और फाइनली आप नीचे लाओगे फाउंडेशन के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे सर्विंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया। ये आपकी चौथी कैटेगरी के टॉपिक हो जाएंगे। और ये जो आपका सीक्वेंस बताया है मैंने टॉपिक्स का, टोटली डिफरेंट है गेट से। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। देन यू डोंट हैव टू फॉलो योर सीक्वेंस हियर। तो ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब है, कैसे अप्रोच करूं सर आगे वाले 6 महीने? आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है डिजाइनिंग वाले टॉपिक को, उसके बाद जियो टेक्निकल, एफएम और हाइड्रोलिक्स को, उसके बाद एनवायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन को, फिर सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। क्लियर है चीज? आपको अब नॉन टेक भी स्टार्ट कर देना है। अगर आप पहले तैयारी कर चुके होते तो मैं आपको बोलता नॉन टेक आप स्टार्ट करना 4 महीने पहले, पर क्योंकि आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल अब 6 महीने बाद स्टार्ट कर रहे हो, अब आपको ये दोनों एक साथ स्टार्ट करने हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी काफी वेटेज रखता है हमारे प्रीलिम्स के अंदर। इनफैक्ट एक पेपर तो हमारे पूरे नॉन टेक का ही है। तो कहने का मतलब क्या है सर, कैसे तैयारी करें? सीक्वेंस आपको बता दी, सीक्वेंस आई हैव गिवन यू। आगे स्ट्रेटेजी क्या रहेगी भैया? स्ट्रेटेजी है इंजीनियरिंग सर्विसेज में PYQ इज गोल्ड। ये गोल्ड माइन की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में सवाल रिपीट होते हैं। गेट में सवाल रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में सवाल रिपीटेटिव आते हैं। कोई ज्यादा नए कंसेप्ट के ऊपर सवाल नहीं आते हैं। आते भी हैं तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ जाएंगे, वो सबके लिए सेम होता है, तो उससे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर सकते हो आप, पिछले 10 सालों के जो पेपर है इकट्ठे कर लो। अभी आप 2027 का पेपर दोगे तो 2017 से लेकर 2026 तक वाले आप पेपर उठा लोगे। जो आप पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करोगे। यू विल आइडेंटिफाई क्या पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं।
यू विल सिमुलेट द एग्जाम कंडीशन। अब एग्जाम कंडीशन कैसे सिमुलेट की जाती है? एग्जाम कंडीशन सिमुलेट की जाती है भैया टेस्ट सीरीज देके और टेस्ट सीरीज कैसी देनी है आपको? ऑफलाइन देनी है। क्योंकि ये पेपर आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी है। सिंस दिस एग्जाम इज ऑफलाइन, यू हैव टू गिव ऑफलाइन टेस्ट। आपको घर बैठ के टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी का टेम्परामेंट डेवलप करना है। आपको अपनी बॉडी का टेम्परामेंट डेवलप करना है कि जैसा पेपर मेरा रियल आएगा कहां पर, एक्चुअल इंजीनियरिंग सर्विसेज का, वैसे ही मेरे को तैयारी अभी करनी है, ताकि 6 महीने 7 महीने बाद आपकी बॉडी पूरी एप्ट हो जाए। किसके लिए? आपकी बॉडी पूरी एप्ट हो जाए किसके लिए? भैया टेस्ट देने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट अगली जो स्ट्रेटेजी का पॉइंट आता है वो है हमारा रिवीजन। रिवीजन इज द पावर। जैसे पीछे गोल्ड माइन थे PYQ, ये क्या है हमारे? रिवीजन आपकी पावर है, ये आपका सिस्टम बिल्डअप करता है। भैया रिवीजन कैसे करना है? आपको बेसिक रूल बता रखा है। डेली 20% पढ़ने का टाइम आपको इन्वेस्ट करना है रिवीजन में। अगर आपने रिवीजन छोड़ा, आपकी पूरी पढ़ाई वेस्ट है। जिस मोमेंट पे आपने रिवीजन छोड़ा, उस मोमेंट पे आपका पढ़ना वेस्ट हो गया, पूरा टाइम बर्बाद हो गया आपका। आप अपना नया टॉपिक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पर रिवीजन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। किसी दिन नया टॉपिक नहीं पढ़ा चलेगा, पर रिवीजन रोज करनी है आपको। सर कितना टाइम करना है? 20% ऑफ द स्टडी टाइम। मैंने परसेंटेज दे रखी है, मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है टाइम की कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। क्या रिवीजन मेरे को सारे टॉपिक की करनी है, सारे सब्जेक्ट की करनी है? हाँ, रिवीजन आपको सारे सब्जेक्ट की करनी है। जब आप सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर रहे हो, क्या पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा 20% टाइम में? नहीं। जब मेरा नया टॉपिक चल रहा है रोज, मैं कंटिन्यूएशन में रिवीजन भी करता जा रहा हूँ, मैं कंटिन्यूएशन के अंदर अपनी रिवीजन भी करता जा रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब है आपका जो नॉन नेगोशिएबल स्टडी प्लान है वो ये है। जो नॉन नेगोशिएबल स्टडी प्लान है वो मैंने बना के दे दिया कि यार मेरा प्लान ये होता था कि मॉर्निंग में आपको ब्लॉक कर देना है 6 से 9 बजे का टाइम। कंसेप्ट स्टडी करोगे, फ्रेश माइंड पे रिवीजन करोगे, जो टफेस्ट टॉपिक है सबसे उठा लोगे इन 3 घंटों के अंदर। आफ्टरनून ब्लॉक 12 से लेकर 2 बजे का आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQ लगा सकते हो, ताकि एक्टिव रिटेंशन बनी रहे। जो इवनिंग का ब्लॉक है 6 से लेकर 8 बजे का, आप क्या कर सकते हो? जो सुबह वाले टॉपिक है उनको रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूला शीट बना सकते हो, और रात में क्या कर सकते हो? 1 घंटे के लिए आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, अगले दिन का प्लान कर सकते हो। यार मैं अगले दिन जो मेरे को पढ़ना है, मेरी उसकी प्लानिंग क्या होगी, मेरे वीक एरिया कौन से है, मैं उसको आइडेंटिफाई कर लूंगा। ये आप आखिरी के 1 घंटे में कर सकते हो रात में। ये बेसिकली मैंने आपको प्लान बना के दे दिया कि भैया इस प्लान को फॉलो करोगे तो हाँ, सक्सेस होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। दूसरा, मैंने आपको टाइम भी एलोकेट करके दे दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है आपको। वो पीछे भी बता दिया था मैंने आपको कि सबसे ज्यादा टाइम किसके अंदर है? आपके स्ट्रक्चर वाले टॉपिक्स के अंदर। तो स्ट्रक्चर वाले टॉपिक कौन से हैं? स्ट्रक्चर एनालिसिस है, RCC है, टॉस है और SOM है। उसके बाद क्या आता है? हमारा जियो टेक्निकल FM आता है। फिर क्या आता है? एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन आती है। फिर क्या आता है? सर्वेइंग और मटेरियल आता है। और लास्ट में क्या लिखी हुई है? जनरल स्टडी। सबसे कम टाइम दिया मैंने इसको। जनरल स्टडीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आउटपुट कंपैरेटिवली कम निकल के आता है इनपुट के सामने। अगर मैं ज्यादा इनपुट लगाऊंगा, एक्सपेक्ट मत करना आउटपुट ज्यादा आएगा। हाँ, टेक्निकल में अगर आप ज्यादा इनपुट दोगे तो आउटपुट आपका ज्यादा निकल के आ जाएगा, बट नॉट इन द केस ऑफ नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल को अगर आप स्टडी करोगे, पिछले 5 साल के भी टॉपर उठा लोगे, एवरेज नंबर जो है उनके, एवरेज बोल रहा हूं मैं, एवरेज नंबर 80 से लेके 85 के बीच में रहेंगे उनके। तो आप देखो, टॉपर के मार्क्स बता रहा हूं 80 से 85। हाँ, पर टेक्निकल में वो 150 खींच जाता है। तो नॉन टेक्निकल के लिए आपको परेशान नहीं होना है, इतना पढ़ना है कि आप 80 से लेके 85 नंबर लेके आ जाओ। अब 5 गलतियां जो एक एस्पिरेंट करता है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता हमारा। 5 मिस्टेक्स व्हिच आर कॉमन एस्पिरेंट डज इज इग्नोरिंग PYQ। नहीं इग्नोर करना है। नया मटेरियल पढ़ने के चक्कर में मत जाना कि मल्टीपल जगहों से आपने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, नया नया पढ़ूंगा मैं, ऐसा नहीं करना है भैया। ये टाइम इन्वेस्ट करो PYQ के अंदर। आपका कोई रिवीजन शेड्यूल नहीं है, बताया भी रिवीजन शेड्यूल आपको मैंने। 20% टाइम रिवीजन में डालोगे। टू मैनी रिसोर्सेस भैया, यहां से भी मटेरियल उठा लिया, जसपाल सर का भी उठा लिया, फलाना एकेडमी का भी उठा लिया, यहां से भी उठा लिया, सबका इकट्ठा करके अपनी टेबल के ऊपर रख दिया, पढ़ा एक भी नहीं। अगला, स्किपिंग दी मॉक टेस्ट। भैया मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे, भैया देने हैं मॉक टेस्ट, जितने हो सके दो। बोला है भैया टेस्ट सीरीज उठा लो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए आइडियली। हाँ ठीक है, सेंटर पे नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, फिर घर पे मंगा लो। दूसरा भैया, बर्नआउट। अपने आप को बर्नआउट नहीं होने देना। मैं ये मानता हूं आप बर्नआउट होगे, जब इतना लंबे टाइम के लिए पढ़ोगे, इतने ज्यादा टाइम के लिए पढ़ोगे, बर्नआउट हो जाते हैं हम। पर ध्यान रखना, आपको 7 घंटे की नींद जरूरी है। आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि अगर मैं 7 घंटे भी सोता हूं, उसके बाद भी फ्रेश होके अपना
काम कर पाऊं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को पुश करते रहना है। यू हैव टू कीप पुशिंग जब तक आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाता। अपने आप को धक्का देते रहना है जब तक आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ जाता। तो 180 दिन है, दैट्स ऑल यू हैव। 180 दिन बचे हुए आपके पास। गोल एक ही है। क्या है भैया एक गोल? 2027 इंजीनियरिंग सर्विसेज में मेरे को सिलेक्शन चाहिए। एक्सक्यूजेस कितने होने चाहिए? 0। आज ही तैयारी स्टार्ट करो। ये नहीं कि मेरे को हर हफ्ते आके आपको बोलना पड़ रहा है भैया तैयारी कर लो, अब टाइम बहुत कम बचा है, तैयारी कर लो। फिर लास्ट में जब 2 महीने बचेंगे तब जागेंगे कि सर अब हमारी तैयारी कैसे हो? सर मैराथन करा दो, सर आप कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन करा दो। कुछ नहीं होगा उनसे। कराऊंगा, वो भी कराऊंगा, पर कुछ भी नहीं होगा उनसे। कोई आउटपुट नहीं निकल के आएगा उसके अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट।